Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss JEE Advanced Paper of Physics 2026. तो जैसा भी जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा होगा तो उनको ऑब्वियसली पता होगा कि पेपर इस बार का थोड़ा कैलकुलेटिव था और JEE एडवांस का लेवल भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया होगा कि कोविड के दौरान कुछ सालों के लिए JEE एडवांस का पेपर थोड़ा इजी आने लगा था, बट स्लोली नाउ IIT हैज़ पिक्ड अप द पेस। अब पेपर आप ऐसे ही उम्मीद रख सकते हो कि पेपर अब टफ ही आएगा, इजी पेपर अब नहीं आने वाला है। तो जो क्लास में जो बच्चे बोलते थे जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर करवाया जाए तो बोलते थे कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जैसा भी कैलकुलेटिव पेपर था उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 4, और जैसे दिख रहा है +3 एंड -1 पैटर्न है। आइए इसको सॉल्व करें। तो जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ मेटल वायर of cross-sectional area 0.5 mm square and length 100 mm is connected across a battery of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. The density, atomic mass, ये सभी गिवन है, डेंसिटी ये रहा, एटॉमिक मास ये रहा और कंडक्टिविटी उसकी ये है। अज्यूमिंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ द मेटल, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखता हूँ तो फॉर्मूला मुझे कौन सा याद आता है, NA इंटू VD इंटू E। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, I अपॉन n इंटू ए इंटू ई। अब मेरे पास ना i है और ना n है, तो आइए i और n की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले i की वैल्यू की बात करूं तो अगर EMF E है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r, यही होगा क्या। अब मेरे पास क्या R की वैल्यू है, नहीं है, तो R की वैल्यू के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब रो की जगह मैं 1 बाई सिग्मा भी लिख सकता हूँ, दैट इज L अपॉन सिग्मा टाइम्स ए। अब सबकी वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर, सिग्मा कंडक्टिविटी 2 इंटू 10⁸, एरिया किधर गिवन है, 0.5 mm स्क्वायर, तो इसको SI में कन्वर्ट करोगे दैट इज मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻7। सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और 10⁸ 10⁹ 9 माइनस 7 10⁻², ऊपर भी 10⁻², तो कितना मिल जाएगा 1 एम्पीयर, सॉरी 1 ओम। रेसिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, सॉरी हाँ रेसिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। अब इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 ओम। तो क्या यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी, EMF E कितना है 2 और 1 प्लस 1 दैट इज 1 एम्पियर। I मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, N। तो N निकालने के लिए देखो, N इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, मास की बात करूं तो डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, दैट इज रो के बराबर ही, दैट इज डेंसिटी के बराबर ही होगी। अब ये इसमें कंफ्यूज मत करना, ये रो और ये रो में, दिस रो इज डेंसिटी। अब मेरे पास यूनिट वॉल्यूम का मास आ चुका है, और अगर मैं बोलूं कि यूनिट वॉल्यूम का मास अगर इतना है तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखो डेंसिटी कितनी गिवन है 63.5 इंटू 10⁻3, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, मोलर मास कितना है 63.5 ग्राम पर मोल। तो 63.5 ग्राम है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, SI दैट इज किलोग्राम। 63.5 इंटू 10⁻⁻3, सब कुछ सही है। तो इसको हटाओगे तो ऊपर एक 10, इसको हटाओगे 63.5 और यहाँ पर 6.35 है, सॉरी यहाँ पर बेटा 6.35 इंटू 10⁻3, 6.35 इंटू 10⁻3। तो इसको हटाऊंगा तो नीचे की तरफ 2 0, ये कैंसल आउट, तो इधर क्या बच गया 10 ऊपर देखो कितना बचेगा 6 इंटू 10⁻3 और 4 27, और नीचे से जाएगा -1, तो कितना मिल गया 6 इंटू 10⁻28 नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 6 इंटू 10⁻28, और एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 1। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू उठा करके पुट कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, आई की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन एन की वैल्यू 6 इंटू 10⁻28 इंटू एरिया 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या मिल जाएगा 6 5 जा 30 इंटू 1.6, इसकी भी कहानी खत्म। 10⁻28, इधर कितना बचेगा 21, इसको ऐड कर लो -26 और इधर 10⁻28 तो कितना बचेगा 2, इसको उड़ाया तो ऊपर 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना बच गया 1/4800 मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो mm पर सेकंड में, तो कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1000/4800 mm पर सेकंड, 2 0 से कैंसिल, तो करोगे तो 0.208 mm पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसा अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज करो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये न्यूक्लियाइड एक्स प्रोड्यूस कर रहा है कितने रेट से अल्फा, और ये डीके कर रही है विथ एक्टिविटी लेमडा, और यहाँ से जो हीट लिबरेट हो रहा है, जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू हीट द वाटर हैविंग मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s। तो अगर मैं बात करूं कि ये इसको जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कितनी मिलेगी ms डेल्टा t और ms dt, वेयर दिस dt विल बी द चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या अगर मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे इसी की वैल्यू पूछ रखी है क्या ms dt दैट इज टेम्परेचर अपॉन टाइम रेट, तो यही क्या रेट होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये अल्फा रेट से बन रहा है और लेमडा एक्टिविटी से ये टूट रहा है, तो किसी भी मोमेंट पर जैसे इसका हीट होना विल डिपेंड ऑन एक्टिविटी दैट इज लेमडा, और इसका बनना विल डिपेंड ऑन अल्फा, मतलब इसका हीट होने का अल्फा से फिलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये डीके हो रही है या बन रही है, तो मान लो किसी भी मोमेंट पर एट एनी टाइम टी इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं n, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है और एक्टिविटी लेमडा है, तो टूटेंगे कितने dt, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में लेमडा इंटू n, और एक के टूटने से एनर्जी कितनी मिल रही है E नॉट, तो क्या यही एनर्जी हो जाएगी लेमडा n इंटू ई नॉट। बात समझ आई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकंड, और एक में निकल कितनी रही है ई नॉट, तो लेमडा n इंटू ई नॉट। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे सभी की वैल्यू मालूम है, सिर्फ n की वैल्यू मालूम नहीं है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। मैंने बोला कि किसी मोमेंट पर अगर ये n बचा, हाँ या ना, तो ये जो टूटेगा पर यूनिट दैट इज वो क्या होगा dn/dt। अब ये तो डिपेंड करेगा कि अगर ज्यादा बनेगा तभी तो ज्यादा टूटेगा, मतलब बनने और टूटने दोनों पर डिपेंड करेगा। तो बना कितने रेट से अल्फा और टूटा कितने से लेमडा n, कुछ नहीं, अब इंटीग्रेट कर दो, dn अपॉन अल्फा माइनस लेमडा n इज इक्वल्स टू अल्फा dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दो कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियली स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल कितना होगा 0, और एनी टाइम पर कितना बचेगा n, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, -1/लेमडा ln अल्फा माइनस लेमडा n अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा t। सब कुछ सही है, यस। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो -1/लेमडा इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। एक सेकंड, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, अच्छा ये अल्फ़ा बेटा कहाँ से आएगा, ये अल्फ़ा तो आएगा ही नहीं ना, सारे टर्म को तो मैंने इधर ही ले आया। इधर की तरफ सिंपली क्या बच जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस लेमडा एन बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा उधर चला जाएगा, उसको फिर इधर ले आया, तो लेमडा एन की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। इसका मतलब एन की वैल्यू मिल गई अल्फ़ा बाई लेमडा इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। इस एन की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा
एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू अल्फ़ा बाई लेमडा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू ई नॉट। लेमडा से लेमडा कैंसिल। मुझे वैल्यू किसकी पूछी गई है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज डी टी अपॉन डी टी, दैट इज टाइम, इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा ई नॉट अपॉन एम एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of polychromatic light passes through a thin prism of angle this. The refractive index of the material, refractive index बेटा देखो ऐसे वैरी कर रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, और लेमडा मिनिमम इज द वेवलेंथ एट विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज स्मॉलेस्ट। अच्छा, डेविएशन मिनिमम को मुझे क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले स्मॉल प्रिज्म अगर गिवन है तो उसके लिए मिनिमम डेविएशन क्या होता है? n माइनस वन इंटू ए। एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा लेमडा, अल्फ़ा लेमडा प्लस बीटा बाई लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। ये आ गया डेविएशन मिनिमम। अब इसको अगर मिनिमाइज करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डिफरेंशिएशन ऑफ डेविएशन मिनिमम अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? लेमडा के रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा माइनस 2 बीटा बाई लेमडा क्यूब इंटू ए। इसकी वैल्यू 0, ये उधर जाकर के 0 ही हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई? 2 बीटा बाई लेमडा क्यूब। तो लेमडा क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई? 2 बीटा बाई अल्फ़ा। अब ये जो लेमडा मिलेगा यहाँ से 2 बीटा बाई अल्फ़ा टू दी पावर 1/3, उसी पर वो क्या हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ डेविएशन मिनिमम की मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी? अब देखो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक थोड़ा यूज़ करता हूँ। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इधर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा लेमडा क्यूब प्लस बीटा अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। वैल्यू उठा करके पुट कर दो। तो अल्फ़ा लेमडा क्यूब की वैल्यू 2 बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 2 बीटा प्लस बीटा दैट इज़ 3 बीटा इंटू 1 बाई लेमडा स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू ए। अब ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 अपॉन लेमडा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा। इसका मतलब 1 बाई लेमडा विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई 2 बीटा टू दी पावर 1/3। यहाँ पर 1 बाई लेमडा स्क्वायर है तो पावर कितनी हो जाएगी? 2/3, दैट इज़ 3 बीटा इंटू अल्फ़ा बाई 2 बीटा टू दी पावर 2/3 माइनस 1 इंटू ए। स्क्वायर को अंदर ले लो तो क्या बच जाएगा? 3 बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर टू दी पावर 1/3 माइनस 1 इंटू ए। अब देखो हम सबकी वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। सबकी वैल्यू उठा करके पुट करोगे तो 3 बीटा की वैल्यू कितनी है? 0.096 और अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3 लिख दो अपॉन नीचे 4 इंटू बीटा स्क्वायर 0.096 इंटू 0.096 माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व कर लो। 3 इंटू 0.096 इंटू 3 से कैंसिल। देखो बेटा इस पॉइंट को उड़ाओगे इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ऊपर की तरफ 10 टू द पावर 6 जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 से ये कैंसिल करोगे 32। तो होल टू द पावर कितनी है? सॉरी हाँ, इसकी पावर बेटा कितनी है? 1/3। अब ध्यान से देखो 10 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3 तो बाहर की तरफ कितना आएगा? 10 टू द पावर 2। नीचे देख लो 32 इंटू 32, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, 2 4 यहाँ 1 4 यहाँ तो 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा 1/3 है पावर। और फिर देखो 8 इंटू 8 बचेगा तो 64, 64 का क्यूब रूट दैट इज 4, यही बचेगा। अब इसको उड़ाओगे तो नीचे की तरफ 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट होकर के 1, 4 से माइनस 1 इंटू ए। तो कैंसिल आउट किया 4 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 3 जा, रुक जाओ कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा सॉल्व करने दो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है और कुछ नहीं। 3 इंटू 0.096 अंदर की तरफ देखो क्या बचेगा? 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 तो बाहर आया 10 टू द पावर 2।
नीचे 4 एक आ जाएगा इसका और 8 इंटू 8 उसका आ जाएगा 4, ये आएगा ना, सब कुछ सही है। -1 इंटू ए, मिस्टेक हो रहा है। अच्छा बेटा ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है, वही मिस्टेक कर रहा था। अब देखो अब कैंसल आउट कर दो, इसको उड़ाओगे तो 1000, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा, तो उड़ाओगे तो 2 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 18 बाई 10 1.8 -1 और ए की वैल्यू कितनी है 6 डिग्री, तो 0.8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4.8 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम दिस इज गिवन। अच्छा इस क्वेश्चन में देख लो, सबसे पहले एल की वैल्यू एम वी आर क्या है कांस्टेंट, तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो वो कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। इस क्वेश्चन में कहानी कुछ ऐसी होगी, अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो उसके ऊपर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसको मैंने क्या किया स्लाइटली रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो क्या ये पार्टिकल अब कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगी ऑसिलेट करते हुए, वो फुली समझ आया होगा। तो अगर मैं इसी पार्टिकल पर जा कर के बैठ जाऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियल डायरेक्शन में जो लगेगा दैट विल बी इक्वल टू द नेट इनवर्ट फोर्स, दैट इज अंदर की तरफ फोर्स कितना है देखो k अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे सबकी वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू नहीं गिवन है, तो क्यों ना v की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी जाए। तो v की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करूँ तो v की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन एम आर, l अपॉन एम आर का होल स्क्वायर, और एक आर पहले से पड़ा हुआ दैट इज k अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो देखो क्या मिल गया, एक m से एक m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखो m स्क्वायर तो ऊपर की तरफ बच जाएगा l स्क्वायर, नीचे की तरफ बच जाएगा एक m इंटू आर स्क्वायर, और इधर की तरफ r, तो सिर्फ r बच जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई k की वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे सुनना ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि राइट द मीन पोजीशन इक्वेशन। जब भी एसएचएम का क्वेश्चन आता है तो मैं मीन पोजीशन की इक्वेशन लिख लिया कि मीन पोजीशन पर जितनी इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी उतनी ही अंदर की तरफ जो फोर्स गिवन है वो लगेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ। स्लाइटली किधर की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ, इन द डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, और एफ नेट को किसके टर्म में लिखता हूँ माइनस के एक्स, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो आइए उसको सॉल्व करें। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो अब अगर डिस्प्लेस कर दिया तो ध्यान से देखना एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी, क्योंकि वी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वी की वैल्यू मैंने क्या रख दिया L बाई एम आर, तो एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक आर पहले से पड़ा हुआ है, एक एम से एम कैंसिल, तो क्या मिल गया एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ऑब्वियसली बाहर वाली फोर्स छोटी होगी और अंदर वाली फोर्स बड़ी होगी, तभी तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा। तो मुझे माइनस के टर्म में चाहिए, तो मैं छोटे फोर्स में से कौन सा फोर्स घटाऊंगा, बड़ा फोर्स घटाऊंगा। तो अगर छोटे फोर्स में से मैं घटा दूं दैट इज एल स्क्वायर अपॉन एम। अब आर तो पहले डिस्टेंस था, मैंने और फर्दर कितना डिस्प्लेस कर दिया डी आर, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस डी आर का होल क्यूब, माइनस अंदर की तरफ फोर्स कितना रहेगा के अपॉन आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। ये क्या बचेगा एफ नेट, तो क्या मैं यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूँ, एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा एम इंटू आर प्लस डी आर का होल क्यूब, और इधर की तरफ एल स्क्वायर माइनस इधर की तरफ के, तो पहले से एम के आ जाएगा और एक आ जाएगा आर प्लस डी आर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू देखो ध्यान से, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है एम के आर, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो क्या एम के आर कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस एम के डी आर अपॉन एम इंटू आर प्लस डी आर का होल क्यूब, यही क्या बचा एफ नेट, एम के आर से एम के आर कैंसिल, देख लो माइनस के टर्म में मिल गया, एक एम से एक एम भी कैंसिल, तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई माइनस के डी आर अपॉन आर प्लस डी आर का होल क्यूब।
अब ध्यान से देखोगे यहाँ अप्रॉक्सीमेशन अगर मैं यूज़ कर लूँ तो r प्लस डी आर कैन अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज r, तो नीचे की तरफ क्या बच जाएगा r क्यूब, तो माइनस के अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। अब कंपेयर करो इससे, इस इक्वेशन से, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी, तो टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, दैट इज m r क्यूब बाई के। ऑप्शन लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, एल के फॉर्म में है, मतलब मुझे r की वैल्यू को भी रिप्लेस करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ k। तो यहाँ से कहाँ गया, हाँ यहाँ से देखो r की वैल्यू कितनी मिल रही है, एल स्क्वायर बाई एम के, उठा करके रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो एल टू दी पावर कितना हो जाएगा 6, और नीचे एम क्यूब के क्यूब, और एक के पहले से पड़ा हुआ है, तो एम से एम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा स्क्वायर, तो अंडर रूट के बाहर निकाल लीजिए, एल 6 बाहर आएगा तो क्या बनकर आएगा एल क्यूब, एम स्क्वायर बाहर आएगा तो एम, के टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, दैट इज टाइम पीरियड। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 पाई एल क्यूब अपॉन एम के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब सेक्शन 2 के अंदर देख लो कितना +4 और पार्शियल मार्क्स कितनी +3 और पार्शियल मार्क्स कितना +2 +1, इस हिसाब से आप देख लेना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये इस दोनों के क्या है परपेंडिकुलर, तो अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये और ये परपेंडिकुलर है तो क्या ये एंगल भी 90 होगा, क्या ये एंगल भी 90 होगा। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो क्या ये 90 माइनस E1 दिख रहा है और ये एंगल क्या 90 माइनस I2 दिख रहा है, और फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से दैट 90 माइनस E1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस I2, दोनों प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में रहे या ना रहे ये हमेशा वैलिड होगा। 90 से 90 कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, E1 इज इक्वल्स टू I2, ऑलवेज वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शन। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, अगर दोनों के दोनों प्रिज्म मिनिमम डेविएशन के कंडीशन के अंदर हैं तो क्या यहाँ पर जो R1 और R2 होंगे, पहले वाले प्रिज्म में R1 और R2 किसके बराबर हो जाएगा, A1 बाई 2। सिमिलरली सेकंड प्रिज्म में भी क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 इज इक्वल्स टू A2 बाई 2। यहाँ तक कहानी क्लियर है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं बात करूँ कि दोनों प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन के अंदर हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू अंदर का इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इंटू साइन R1 आएगा, साइन R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 बाई 2, दैट इज साइन A1 बाई 2। यहाँ तक बात समझ आई है। अब मैं अगर बोलूं कि अगर प्रिज्म 1 किस में है, मिनिमम डेविएशन के अंदर, तो क्या मैं I1 की वैल्यू को E1 के बराबर बोल सकता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 इंटू साइन E1 इज इक्वल्स टू N1 इंटू साइन A1 बाई 2। यहाँ तक बात समझ आइए। अब E1 किसके बराबर है, ध्यान से देखोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू साइन I2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू साइन A1 बाई 2। यहाँ तक आई है बात समझ। अब आ जाओ सेकंड वाले प्रिज्म के लिए बात करूं तो सेकंड वाले प्रिज्म के लिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा, N2 इंटू साइन I2, सॉरी 1 बाहर से एयर से जा रहा है ना, 1 यहां पर लगा रहा हूं, 1 इंटू साइन I2 इज इक्वल्स टू N2 इंटू साइन R2, सॉरी यहां पर जो R1 आएगा उसी को मैं सेकंड प्रिज्म के लिए बोल रहा हूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A2 बाई 2, दैट इज N2 साइन A2 बाई 2। बात समझ आइए। अब दोनों इक्वेशन को देख लो, इसको और इसको, क्या दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 अपॉन 1 दोनों को डिवाइड किया इज इक्वल्स टू N1 साइन A1 बाई 2 अपॉन N2 साइन A2 बाई 2, क्रॉस मुझे N1 बाई N2 की वैल्यू N2 बाई N1 पूछ रखा है, तो N2 बाई N1 इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, साइन A1 बाई 2 अपॉन साइन A2 बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अब सेकंड में बोल रखा है कि सिर्फ सेकंड प्रिज्म किस में, मिनिमम डेविएशन के अंदर, मतलब ये वाली चीज वैलिड होगी, ये वाली चीज वैलिड होगी, लेकिन ये वाली चीज वैलिड नहीं होगी। अगर ये वाली चीज वैलिड नहीं होगी तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं होगा। अब फिर आ जाओ सी को देख लें। इफ प्रिज्म 1 इज एट मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म 1 मिनिमम डेविएशन पर है तो ये वाली चीज तो वैलिड होगी, अगर ये वाली चीज वैलिड होगी तो ये तो ऑलवेज वैलिड है, यस और नो। तो अगर ये देखो ध्यान से, तो अगर ये वैलिड है बिकॉज प्रिज्म 1 इज द मिनिमम डेविएशन, और अगर मिनिमम डेविएशन है तो I1 की वैल्यू भी क्या होगी, E1, मतलब यहां तक कहानी बिल्कुल वैलिड है, मतलब ये कहानी बिल्कुल सही होगी। अब आ जाओ सी के लिए देखें। सी के लिए बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, तो ये एंगल अगर मैं बोल रहा हूँ θ1 और ये एंगल को अगर मैं बोल रहा हूँ θ2, तो ध्यान से देखना ये एंगल की अगर मैं बात करूँ तो वो बेटा कितना होगा, आइसोसेलेस सब प्रिज्म है तो ये क्या A1/2 हो जाएगा, बात समझ आ रही है। तो ये भी कितना होगा, A1/2, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, तो ये ट्रांसफर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम। और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, A2/2। तो ध्यान से देखोगे तो क्या थीटा इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू A1/2 प्लस A2/2। लेकिन मुझे इसके टर्म में नहीं गिवन है, मुझे डेल्टा M1 के टर्म में गिवन है। तो क्या मुझे पता है, डेविएशन मिनिमम ऑफ फर्स्ट मिरर दैट विल बी इक्वल्स टू N1 माइनस 1 इंटू A1, बिल्कुल सही। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डेल्टा M1 डेविएशन M1 अपॉन N1 माइनस 1। सिमिलरली A2 कितना मिल जाएगा, डेल्टा M2 अपॉन N2 माइनस 1। उठा करके वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा डेविएशन मिनिमम 1 ट्वाइस बाहर N1 माइनस 1 प्लस डेविएशन मिनिमम 2 ट्वाइस N2 माइनस 1, N2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ वैक्यूम चेंबर अ पार्टिकल ऑफ दिस एंड मास प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस फ्रॉम द एग्जैक्ट प्लेन। अच्छा, कुछ ये क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं कुछ एक्स जेड प्लेन ऐसा मान लूँ, इधर की तरफ एक्स, इधर की तरफ वाई और इधर की तरफ मैंने क्या बोल दिया जेड, तो पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया इधर की तरफ उसकी रफ्तार देखो कितनी है 1 और इधर की तरफ उसकी रफ्तार कितनी है 2। अब जब मैं उसे ऐसा प्रोजेक्ट करूँगा तो अप टू 0.2 सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, यस और नो। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ध्यान से देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब इनिशियल अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इधर की तरफ 1, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा QE/m। क्यू भी देखो कितना है 1 न्यू कूलम और मास भी कितना है 1 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये भी 10⁻⁻⁶, ये भी 10⁻⁻⁶। तो क्या Q और M कैंसिल हो करके सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी जो होगी 0.2 सेकेंड पर किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगी u प्लस AT। u की वैल्यू कितनी 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा y डायरेक्शन में सिंपली ग्रेविटी एक्ट करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो तुमने ये भी मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में नहीं लगा, अभी आएंगे। तो y डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार बेटा कितनी है, ध्यान से देखोगे तो 2 है, और एक्सेलरेशन क्या नीचे की तरफ -g हो जाएगी, दैट इज -10, और टाइम की वैल्यू कितनी है 0.2। तो वेलोसिटी इन y कितनी बच जाएगी u, दैट इज 2 माइनस 0.2 इंटू 10, दैट इज 0। दैट इज एट टाइम 0.2 सेकेंड जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर रहे हो तो उस मोमेंट पर तुम्हारी y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी 0 हो चुकी है, और पार्टिकल फाइनली मान लो y डायरेक्शन में कहीं इस हाइट पर पहुंच चुका होगा, जो कि यहां से कितनी होगी, सॉरी यहां पर उसकी रफ्तार कितनी हो चुकी होगी, यहां पर उसकी रफ्तार कितनी हो चुकी होगी 0। किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और x डायरेक्शन में अभी भी उसके पास रफ्तार कितनी होगी
1.2 मीटर पर सेकेंड। अब आगे सुनना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन करा, तो V पार्टिकल की इधर, B ऊपर, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स सामने की तरफ लगेगी, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से सामने की तरफ मोशन करेगा, और ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे की तरफ भी आएगा, मतलब वो कुछ इस तरीके से हेलिकल पाथ लेता हुआ नीचे की तरफ आएगा। बात समझ आई है? तो अब सिंपली अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस में थ्रू आउट द मोशन मैं देख रहा हूं कि फोर्स किधर की तरफ लग रही है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, और आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ है z डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। तो सिंपली सॉल्व कर लो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में टाइम की वैल्यू कितनी है, 0.3 सेकेंड, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू की वैल्यू कितनी है वाई डायरेक्शन में, 2 माइनस हाफ जी, दैट इज 5 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.09 0.45 नहीं 0.09 ये तो आएगा 0.095 माइनस करोगे 10.5, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा टाइम बेटा यहाँ पर भी तो आएगा यू टी 0.3, तो इधर की तरफ क्या आएगा 0.6 माइनस 0.5 मीटर, दैट इज 0.15 मीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, वर्टिकल डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड, तो एस अगेन u टाइम की वैल्यू 0.4 माइनस हाफ जी इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो इधर से क्या मिलेगा 0.8, इधर से भी क्या मिलेगा 0.8, दैट इज 0। तो वर्टिकल डिस्टेंस पार्टिकल की नहीं, वो कहाँ पर है, एक्स जेड प्लेन में, दैट इज 0 पर है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। फिर आ जाओ, पार्टिकल एक्स जेड प्लेन एट टी इक्वल्स टू 0.35 सेकेंड, नहीं, जब वो पार्टिकल 0.4 सेकेंड पर एक्स जेड प्लेन पर आ रहा है तो 0.35 पे तो पक्का नहीं होगा। आ जाओ सी। अब सी ऑप्शन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग इसलिए है कि अगर मैं सिंपली बात करूं कि t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड पर रेडियस कितनी होगी एम वी बाई क्यू बी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये नॉन हेलिकल पाथ लेते हुए नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ अगर आएगा हेलिकल पाथ विथ नॉन, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड है तो इसकी रेडियस चेंज करेगी, लेकिन 0.2 सेकेंड पे बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, मास की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और वेलोसिटी कितनी है 1.2, क्यू भी कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 6, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 0.2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑप्शन है, देखते हैं आंसर की क्या आता है। नेक्स्ट, 2 चार्जेस क्यू एंड एम क्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब मैथ्स का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक चार्ज है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो ए कॉमा बी, दूसरा चार्ज कौन सा है एम क्यू, ये कहाँ पर पड़ा है एम ए कॉमा एम बी। इस दोनों की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम करना है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने कितना ले लिया x कॉमा वाई। जैसे ही मैंने x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लिया तो इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। इसकी वजह से कितना हो जाएगा k इंटू एम क्यू अपॉन x माइनस एम ए, x माइनस एम ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट के क्यू कैंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायर, तो इधर की तरफ बच जाएगा x माइनस एम ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स ए
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2y एम बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb। अब ध्यान से देखोगे एम स्क्वायर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर एक से रुकना, सब कुछ सही है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब एक काम करो, सारे टर्म को इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1। इसकी कहानी ख़त्म। फिर बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी भी कहानी ख़त्म। बचा ये 2mxa और 2xa, तो इधर लाओगे तो 2xa कॉमन निकल जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 माइनस m, और इधर की तरफ लाओगे 2yb, तो 2yb कॉमन निकालोगे तो इधर की तरफ बच जाएगा 1 माइनस m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ आइए। अब ऑप्शन नंबर 1 में m की वैल्यू -1 बोल रखा है, तो -1 अगर m की वैल्यू रखूँगा तो 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, तो ये -1 रखूँगा तो 2, तो इधर क्या बच जाएगा 4xa, इधर क्या बच जाएगा सिमिलरली 4yb इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज़ ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0। ये मिल रहा है लोकस, तो a के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है। फॉर m इक्वल्स टू 2 लोकस, अब m इक्वल्स टू 2 के लिए देखो, अगर मैं m इक्वल्स टू 2 रख दूं तो मुझे लोकस क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। इधर की तरफ क्या बेटा 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 3, तो इधर की तरफ क्या बच जाएगा 3 स्क्वायर, इधर की तरफ भी क्या बच जाएगा 3b स्क्वायर। इधर देखो क्या बचेगा, m की वैल्यू मैंने क्या रखी है, सब कुछ सही है ना? सब कुछ सही है। 2m जगह 2, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कहीं? 2 चार्ज q एम क्यू, ओह बेटा एक मिस्टेक हुआ, एक मिस्टेक ये हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर की तरफ भी तो बेटा m स्क्वायर आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया हो तो इधर आएगा, तो इधर की तरफ सारी जगह, चलो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, सीधे यहीं पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसकी वजह से कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू, अब के भी आएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस एम ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एम बी का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दो, के क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एम तो भी बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करूँगा तो इधर बच जाएगा एक्स माइनस एम ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एम बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा -2 एम एक्स ए, इधर से बचेगा -2 एम वाई बी, और इधर की तरफ बेटा क्या बचेगा एम स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb। अब देखो ध्यान से, इधर की तरफ अगर मैं लाऊंगा एक्स स्क्वायर तो इधर की तरफ एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इधर की तरफ क्या बच जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर। फिर इधर की तरफ वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर की तरफ बच जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर। किससे कहानी खत्म हो गई? इसकी 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 इसकी, इतनी कहानी खत्म हो चुकी है। अब देखो ध्यान से, एम स्क्वायर ए स्क्वायर और एम स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर की तरफ अगर मैं वाई स्क्वायर लूँ तो इधर की तरफ से बेटा कौन सा जाएगा? रुकना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हुआ है तो वाई स्क्वायर तो अभी बच रहा है, वाई स्क्वायर की कहानी खत्म हो चुकी है। अब बचा माइनस 2mxa, तो इधर से क्या आएगा? ध्यान से देखो, इधर से लाओगे तो इधर से आएगा 2m स्क्वायर xa, तो 2mxa तो कॉमन निकल ही जाएगा, तो इधर की तरफ कितना बच जाएगा? -1, और इधर की तरफ से क्या बच जाएगा? m-1। सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है। सिमिलरली इधर की तरफ कॉमन निकालोगे तो 4m(yb) कॉमन 2m(yb) कॉमन निकलेगा और बच जाएगा m-1। इसकी भी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, ये तो पहले ही हो चुका था। इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 0। अब m की वैल्यू अगर मैं उठा करके रखूँ -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। ये बच जाएगा 2, तो इधर की तरफ क्या बच जाएगा? 4mxa, इधर की तरफ बच जाएगा 4myb इज इक्वल्स टू 0। 4m से 4m कैंसिल, तो क्या मिल गया? ax प्लस yb इक्वल्स टू 0। अब किसके लिए पूछा गया? ध्यान से देखना, m इक्वल्स टू, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, m इक्वल्स टू 2 ही है। m इक्वल्स टू 2 के लिए, तो m इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो बेटा यहाँ से क्या बच जाएगा? -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर, 2 - 1 1 प्लस 4mxa, उधर की तरफ से बच जाएगा प्लस 4myb। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। तो अगर मैं पूरे में से 3 कॉमन हटा लूँ और माइनस भी लूँ तो इधर की तरफ क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4mxa/3 माइनस 4myb/3 इज इक्वल्स टू 0। यही बचेगा क्या? अब मुझे इसको बनाना है सर्कल। सर्कल बनाने के लिए ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2 ab, 2ab बनाने के लिए 2 तो ऊपर चला गया, तो इधर बच जाएगा 2ma/3 इंटू एक्स, और इधर की तरफ हो जाएगा 4m²a²/9। क्या बन गया? a माइनस 2ma/3। बिल्कुल सही है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, m की वैल्यू तो बेटा ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ ना, तो m की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लेंदी है और कुछ नहीं। देखो इधर बच जाएगा 4ax प्लस 4yb, तो m यहाँ से भी कैंसिल, एक यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ से भी m कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और इधर की तरफ 2 बनाना है, तो 2 लिख लिया
इंटू इधर की तरफ बच जाएगा 2a/3 इंटू एक्स प्लस, बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 4a/9। सिमिलरली इधर क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2b/3 इंटू वाई प्लस 4b² 9, और दोनों टर्म को उधर भेज दो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इधर की तरफ क्या बच जाएगा 4a² 9 प्लस 4b² 9, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बन गया ध्यान से देखो, x माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2b/3 का होल स्क्वायर। इधर से क्या करूँगा 2/3 कॉमन निकाल लूँगा और अंदर की तरफ बच जाएगा a² प्लस b² इसका होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, इसका सेंटर की बात करूँ तो कितना है 2a/3, इसका सेंटर 2/3, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, जो कि किस में मेंशन कर रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। सिमिलरली आप m इक्वल्स टू -2 के लिए भी कर सकते हो और m इक्वल्स टू -3 के लिए भी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्ज है। पहला ऑप्शन तो बेटा बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि हम मुझे पता है कि जब भी डाइपोल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा ही कितना होता है 0। अब सेकंड वाला ऑप्शन आ जाओ। सेकंड वाला ऑप्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, इधर की तरफ इनिशियली हमारी डाइपोल मोमेंट थी और इधर की तरफ हमारी क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ये रोटेट किया, और क्वेश्चन में ये एंगल कितना गिवन है थीटा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में -p cos थीटा में थीटा कहाँ से होता है ये, तो ये एंगल कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा, और जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो अगर ये इधर की तरफ गया है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, PE cos थीटा, PE cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, PE cos थीटा का मतलब क्या, वेयर द एंगल इज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, जो कि कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा PE sin थीटा इक्वल्स टू हाफ आई। अब ध्यान से देखो, इधर की तरफ है एक चार्ज Q मास m, चार्ज Q मास m, तो इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ तो टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये कितना हो जाएगा d/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू d/2 का होल स्क्वायर दैट इज d²/4, और ऐसे कितने मास है 2 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अब मैं बात करूँ कि थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूँ π/6, तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा PE साइन π/6 साइन 30 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू, एक 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1/4 md² ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2 को इधर भेजा, p के जगह रख दिया QD, E अपॉन इधर से क्या आ जाएगा md², एक d से एक d कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई √2 QE/md, 2 QE/md, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, अगर मैं थीटा फाइनल इक्वल्स टू π/3 रख दूं तो π/3 रखोगे तो π/3 हो जाएगी 60 दैट इज √3/2, लेकिन यहाँ पर कितना है 2√3, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, if theta final equals to π/4 the dipole rotates about its center of mass with constant angular velocity after time which is greater than t final। अब ध्यान से देखोगे तो तुमने t final पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, टॉर्क, कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, मतलब ये ऑप्शन में बिल्कुल क्या है करेक्ट। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10, और सबसे पहले मैं बात करूं कि A से मैं किधर की तरफ जा रहा हूं B की तरफ, तो ये प्रोसेस देखो कैसा है सडन है, तो ये कैसा हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैं क्या लिख सकता हूं PA VA गामा -1, सॉरी गामा, कंफ्यूजन हो गया, देखो A to B सडन प्रोसेस, तो क्या मैं उसको एरियाबैटिक बुला सकता हूँ। एरियाबैटिक मतलब PA VA गामा इज इक्वल्स टू PB VB गामा। यहाँ तक बात समझ आई है। फिर आगे अगर नेक्स्ट प्रोसेस देखोगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर A से मैं किधर की तरफ गया हूँ B की तरफ। अब पिस्टन को स्टेशनरी तुमने रखा है और तुमने वाटर में उसको सबमर्ज कर दिया, तो अगर पिस्टन स्टेशनरी है तो क्या B to C हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी।
सारे प्रोसेस को पहले आइडेंटिफाई करो। बी टू सी पहुंच गया और फिर सी से लेकर के एफ तक इज ब्रॉट स्लोली टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं सी टू एफ कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो दिख भी रहा ए टू बी एरियाबैटिक, बी टू सी आइसोकोरिक और इधर की तरफ आइसोथर्मल, मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए आगे की तरफ बात करें कि चेंज इन, तो सबसे पहले ये अगर मैं सॉल्व करूं तो मोनोटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूं 5/3 और सी वी की वैल्यू कितनी ले सकता हूं 3r/2। यहाँ तक आइए बात समझ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0 गामा इज इक्वल्स टू पी बी, फाइनल वॉल्यूम कितने V0/3 गामा, गामा की वैल्यू 5/3। तो अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो पी बी की वैल्यू मिल जाएगी पी ए इंटू 3 5/3। ए टू बी प्रोसेस के लिए कहानी होगी। सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूँ टी ए वी ए गामा -1 इज इक्वल्स टू टी बी वी बी गामा -1। अब टेम्परेचर एट ए देखो कितना है 27, तो एब्सोल्यूट कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 300, 273 प्लस 27 300 इंटू अगेन वॉल्यूम कितना है V0 और गामा -1 करोगे तो कितना मिल जाएगा 2/3 और इधर क्या मिल जाएगा V0/3 टू दी पावर 2/3 इंटू टेम्परेचर एट बी। तो टेम्परेचर एट बी जो मिला बेटा देखो क्या मिला 300 इंटू 3 टू दी पावर 2/3। 3 टू दी पावर 2/3 मतलब 9 टू दी पावर 1/3 और 9 टू दी पावर 1/3 कितना गिवन है 2.08। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 300 इंटू 2.08 सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 324 2624 केल्विन। ये कहाँ का टेम्परेचर मिल चुका है मेरे पास, बी का टेम्परेचर मिल चुका है। अब मैं जा रहा हूँ किधर से किधर, देखना ध्यान से B2C। तो B2C अगर मैं जा रहा हूँ तो B2C में वो हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस है और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी V0/3। अब टेम्परेचर देखना, टेम्परेचर फाइनली कहाँ तक आ चुका है 11 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर एट सी जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 11 + 273, 11 + 273 करोगे तो कितना मिल जाएगा 284 केल्विन। सी की टेम्परेचर भी मेरे पास आ चुकी है और C2F आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर एट F भी कितना हो जाएगा 284 केल्विन। यहाँ तक की कहानी मैंने साइड में रख ली। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको मैं बात करूँ तो वो क्या हमेशा रहेगा, प्रोसेस से मतलब ही नहीं है, NCV डेल्टा T। तो सबसे पहले कौन से प्रोसेस के लिए बात किया गया A से B, तो A से B N की वैल्यू कितनी 10, CV की वैल्यू 3r/2 और डेल्टा T A से B मैं जा रहा हूँ, A से B है ना, तो A पर टेम्परेचर कितना है 300 और इधर कितना है 624, तो माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 324 डेल्टा T। तो सॉल्व कर लोगे तो कितना मिल जाएगा 2 1 2 2 6 1620, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 2 6 3 6 18, तो 314 4860 R, मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट। सी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा फाइन नेट चेंज इन टेम्परेचर, एन की वैल्यू 10, सी वी की वैल्यू 3r/2। फाइनल टेम्परेचर बात करूं तो वो बेटा कितना है 284, इनिशियल कितना है 300, तो माइनस मिलेगा, माइनस कितना मिलेगा -16, कैंसिल आउट करोगे तो 8, तो कितना मिल जाएगा -240 R। ये ऑप्शन भी क्या है करेक्ट। द प्रेशर एंड टेम्परेचर of the state B is 2.08 times the atmospheric pressure। नहीं, प्रेशर देखो बेटा कितना है यहाँ पर 5/3 है, तो अगर यहाँ पर रहता 2/3 तब तो 2.08 टाइम्स होता नहीं, और प्रेशर टेम्परेचर स्टेट, लेकिन टेम्परेचर बी का सही, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज पहला ही पार्ट मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर मैं बात करूं ध्यान से देखना कि हमारी पिच कितनी है 0.5
और कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन, यस और नो। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रू रीडिंग वायर 1 के लिए, ट्रू रीडिंग वायर 1 के लिए कितनी गिवन है, 0.650 mm, और जो मैं मेजर करूंगा, मेजर्ड रीडिंग वो कितनी आएगी, मेजर रीडिंग ध्यान से देखना, वायर 1 के लिए वो कितनी आएगी, तो लीनियर स्केल पर रीडिंग कितनी आ रही है, 0.5 प्लस पिच 0.5 इंटू डिवीजन कितना, 100, सर्कुलर 100, और सर्कुलर स्केल पर डिवीजन कितनी है उसकी, 42। तो सॉल्व इसको करोगे तो बेटा वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.5 प्लस 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21.0 बाई 100, तो 0.5 प्लस 0.210, दैट इज 0.710। अब देखो ट्रू रीडिंग इतनी है, मेजर रीडिंग इतनी आ रही है, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे पास कैसा एरर पहले से प्रेजेंट है, पॉजिटिव 0 एरर, और वो कितने का प्रेजेंट है, क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, 0.710 माइनस 0.650, सॉल्व करोगे तो 11 से 5 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 0.060, इतने की तुम्हारे पास पॉजिटिव 0 एरर पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब वायर 2 की जो मैं रीडिंग लूँगा उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी रीडिंग मिलेगी। तो वायर 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो वायर 2 के लिए लीनियर स्केल कितना आ रहा है, 1.5 प्लस अगेन पिच कितना, 0.5, डिवीज़न कितना 100, सर्कुलर कितना 95, माइनस 0.060, इसको पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा, माइनस, सॉल्व कर लोगे तो 1.5 प्लस 5 5 जो 25, 2 45 दो पहले, तो 0.475 माइनस 0.060, सॉल्व करोगे तो 1.5 प्लस, ऐसा ऑप्शन, अच्छा उसमें लाना है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ऑप्शन नहीं गिवन है, तो ध्यान से देखना उसको कैसे सॉल्व करूंगा। 1.5 प्लस 4.75 आएगा ना, एक सेकेंड रुकना, प्लस 5 5 या 25, 5 में 45 to 47, बाई 100 माइनस 10, तो 0.475 माइनस 0.060, सॉल्व करोगे तो बेटा वैल्यू आएगी 1.5 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 1.5 प्लस, माइनस करो 5 में 0 गया 5, 7 में 6 गया 1, तो 1.915, ये क्या मिला एम में, लेकिन मुझे पूछा है माइक्रोमीटर में, तो 3 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 1915 विल बी योर आंसर, क्योंकि माइक्रोमीटर में पूछ रखा है। नेक्स्ट, सिंगल स्लिट, ये क्वेश्चन बेटा बिना इसके भी कर सकते हो। मुझे पता है कि अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, और फर्स्ट मिनिमा पूछ रखा है तो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा लिख सकता हूँ, और अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा किसके बराबर होगी, थीटा के बराबर, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। अब डेल्टा ए की बात करूं तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 0.002, और ए की वैल्यू 0.016, डेल्टा थीटा पर आ जाओ, डेल्टा थीटा की वैल्यू 40 मिनट्स, और नीचे 2 डिग्री है तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 120। क्या यही फ्रैक्शनल एरर जो पूछ रखा है वही होगा क्या, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो होने चाहिए थे। 1/8 बचेगा, इधर इधर की तरफ बचेगा 1/3 इज इक्वल्स टू डेल्टा लेमडा बाई लेमडा, सॉल्व कर लो तो 11/24 आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा पॉइंट, पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा, पॉइंट इधर की तरफ
तो 0.458 आएगा, 0.458 अप्रॉक्सीमेटली 0.46। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत सिंपल है। इधर से अनपोलराइज्ड लाइट, इधर की तरफ से कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। अगर लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, म्यू इंटू साइन थीटा, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो जितना यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या ये आई और ये आई भी क्या होगी? सेम होगी। तो ब्रूस्टर्स एंगल अगर मुझे निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट वाला, दैट इज 4/√3 अपॉन 4/3। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3। तो आई बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में देख लो R2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 ओम। और आर जी की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 ओम। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। व्हेन की इज ओपन, जब मैंने की को ओपन कर रखा है तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इसी में जाएगा। तो उस मोमेंट पर जो टोटल करंट जो यहाँ से बैटरी से निकलेगी वो कितनी होगी? 10/R1 + 6। व्हेन की इज क्लोज्ड, अगर मैंने की को क्लोज कर दिया तो इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो इसका आर इक्विवेलेंट अभी मिला करके कितना होगा? 4 × 6 अपॉन 4 + 6, बिकॉज ये पैरेलल और वो इसके साथ किस में चला जाएगा? सीरीज में। तो उस कंडीशन में जो I2 की वैल्यू वो होगी, वोल्टेज कितना है? 10, और आर इक्विवेलेंट कितना बचेगा? R1 और प्लस इस दोनों का आर इक्विवेलेंट, दैट इज 4 × 6 अपॉन 4 + 6। बात समझ आई है? तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10/R1 + 24/10, दैट इज 2.4। अब सुना ध्यान से, अब जो सेकंड वाले मोमेंट पर जो करंट निकल रही है वो क्या इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये I2। अब इसमें जो करंट जाएगा इस दोनों में, दैट विल बी द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेसिस्टेंस। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि करंट जो फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर से वो कितना होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेशियो। मतलब 6 + 4 अगर 10 होगा तो 10 में से इसमें कितना जाएगा? 4, और इसमें कितना आएगा? 6। तो 4 टोटल कितने में से गया? 4 + 6, दैट इज 10। और टोटल करंट है कितना? I2, दैट इज 10/R1 + 2.4। यहां तक बात समझ आई होगी। अब ध्यान से सुनना कि जब मैंने की को क्लोज कर दिया तब इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो गया? आधा हो गया पहले का। मतलब पहले जो करंट निकला था अब वो करंट क्या हो गया? पहले वाले का आधा। मतलब ये करंट पहले वाले का आधा हो जाएगा। पहले वाले का आधा करूंगा तो 10 बाई इसका आधा कर दो, 1/2, 10/R1 + 6। अब सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? 4R1 + 24 इज इक्वल्स टू 5R1 + 5 4 12। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 12 ओम। बात समझ आई? लेकिन मुझे पूछ रखा है करंट थ्रू दिस R1 ड्यूरिंग हाफ डिफ्लेक्शन। तो जब हाफ डिफ्लेक्शन हो रहा है तो की को मैंने क्लोज कर रखा है, मतलब I2 की वैल्यू पूछ रखी है, वही करंट तो R1 में से जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/R1 की वैल्यू 12 + 2.4, तो 10/14.4, 100/144, 100/144 को सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा 0.69444। तो इसमें कितने डिजिट तक पूछ रखा है? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो उसको उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? 694.4, 694.44 मिली एम्पियर, क्योंकि वो किस में है? एम्पियर में, लेकिन पूछ किस में रखा है? मिली एम्पियर। नेक्स्ट। In a new system of unit, the unit of mass, length and time are this. If mu naught and epsilon naught are primitive in the, अच्छा ठीक है, मुझसे डायमेंशन किसका पूछा गया है? म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो मुझे क्या, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों आपको किस में नज़र आता है, सी में नज़र आता है। तो चलिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए बात करूं तो एफ की वैल्यू बेटा कितनी होती है, के क्यू वन क्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 के क्यू वन क्यू सॉरी Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही होता है। अब ध्यान से देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन दिखेगा वो कितना दिखेगा, Q1 Q2 दैट इज 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर, और इधर से बेटा क्या आ जाएगा, एफ का डायमेंशन। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर एफ का एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, एम माइनस वन एल थ्री एल माइनस थ्री, ऊपर की तरफ चला जाएगा तो टी फोर। बात समझ आई है, हाँ है ना। अब देखो मुझे ये भी पता है c की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट का डायमेंशन 1/c स्क्वायर इंटू म्यू नॉट का डायमेंशन 1/c स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी टू द पावर 4। तो क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर माइनस थ्री, तो माइनस वन, पर एम देख लो, एम ऊपर चला जाएगा तो वन, नीचे की तरफ यहाँ से टू, यहाँ से माइनस थ्री, तो ऊपर की तरफ एक एल चला गया, टी आ जाओ यहाँ से माइनस टू फोर, तो टी माइनस टू। अब सबकी वैल्यू उठा करके रख दीजिए। तो डायमेंशन म्यू नॉट का कितना आया, एम एल टी माइनस टू, और एप्सिलॉन का एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर। तो नेट कितना बच जाएगा, एम स्क्वायर, एल की पावर कितनी थी बेटा, माइनस थ्री, तो ऊपर दिया प्लस थ्री, फोर, और टी का माइनस सिक्स। अब सबका एम का स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर इंटू फाइव फोर डिवाइडेड बाई फाइव सिक्स। तो कितना बच गया, फाइव का, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार चेक करना। तो अच्छा बेटा ए बच गया है, ए स्क्वायर, सिमिलर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर। तो ऊपर की तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाएगा ए माइनस टू, तो यहाँ पर आएगा ए माइनस टू, तो ऊपर की तरफ ए टू, तो इंटू फाइव स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट होकर के बच जाएगा फाइव स्क्वायर, दैट इज 25। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। अ कंटेनर ऑफ हाइट 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इस टू, और दो प्लेट हैं M1 और M2 एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वॉल्स इन सभी डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है, टू इक्वल चेंबर में बांटा गया है। यहाँ पर जो स्मॉल ए है दैट इज √10 सेंटीमीटर स्क्वायर, होल इज क्लोज्ड एंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड दिस, द होल इज ओपन एंड द लिक्विड। अच्छा रिलेटिव परमिट ये एप्सिलॉन वो तो बाद में आएगा, उससे पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं कि अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो जब मैं ये ओपन करूंगा तो पानी इधर से बाहर आएगा और इधर से लेवल क्या होगा, कम। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये पीछे की तरफ भी गया है 1 मीटर। तो अब ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बड़ा वाला एरिया कैपिटल में लिख दो, A1 V1 इज इक्वल्स टू छोटा सा एरिया इंटू V2। अब ध्यान से देखना, A
वन कितना होगा, पहले वाले का एरिया कितना होगा, ये भी वन और पीछे की तरफ भी वन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वन ही हो जाएगा इंटू V1। ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइट घट रही है, तो क्या मैं इसके जगह dh/dt लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले का एरिया। सेकेंड वाले का एरिया कितना है, ए के टर्म में बेटा रहने दो, बाद में उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि अभी रख दोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर की तरफ रखा कैपिटल ए, इधर की तरफ रखा स्मॉल ए, और V2 की वैल्यू देखना ध्यान से क्या होगी, √2। मैंने बोला कि मान लो कि किसी भी मोमेंट पर इसकी हाइट कितनी बची है h, तो ये हाइट कितनी बचेगी 2 - h, तो ये भी ऊपर की तरफ कितना जाएगा 2 - h। अब दोनों के बीच का √2gh, वेयर h इज द हाइट डिफरेंस, तो हाइट डिफरेंस अगर मैं लिखूंगा तो ध्यान से देखो ये कितना है h माइनस 2 - h इंटू जी, √2gh। तो यहां से क्या मिल जाएगा a इंटू माइनस dh/dt इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, प्लस होगा ना, देखिए h माइनस 2 - h, तो प्लस हो जाएगा, तो h माइनस 2 प्लस है 2h माइनस 2, तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखोगे तो 2h ये बच जाएगा 2h माइनस 2, 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया तो बाहर की तरफ आ गया 4, तो अंडर रूट क्या बच जाएगा 4gh माइनस 1। यहाँ तक आई बात समझ। तो यहाँ से मैं नेगेटिव अगर dh/dt के लिए सॉल्व करूँ तो वो हो जाएगा -a/a इंटू अंदर की तरफ 4gh माइनस 1। यहाँ तक आई बात समझ। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं इस इधर की तरफ मैं सिर्फ ला सकता हूँ dh/√h माइनस 1, उधर की तरफ बच जाएगा -a/a इंटू 2√g इंटू dt। कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो अगर मैं बात करूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या √h माइनस 1 ही आएगा, इंटीग्रेट करके देख लो, अंडर क्या मिलेगा h माइनस 1 ही मिलेगा। अरे 1/2 पावर है, पावर माइनस हाफ है, तो कर ही देता हूँ, -1/2 पावर और माइनस हाफ था, तो ऐड करोगे तो क्या बच जाएगा h माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे की तरफ भी क्या आ जाएगा माइनस हाफ प्लस, अरे यार जगह की कमी है, देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो +1 माइनस हाफ प्लस 1, तो इधर की तरफ कितना बच जाएगा 1 माइनस हाफ दैट इज़ हाफ, तो ऊपर चला जाएगा 2, और इधर क्या बच जाएगा हाफ, तो √h माइनस 1। अब लिमिट देखना कहाँ से कहाँ तक, लिमिट देखिएगा। अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली वो कहाँ पर था h इक्वल्स टू 2 पर, फाइनली कहाँ पर आ गया h, तो 2 से लेकर के h। इधर आ जाओ, इधर क्या बचेगा -a की वैल्यू कितनी है √10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -4, सॉरी मीटर में कन्वर्ट थोड़ी करना, -4 इंटू ये तो a, और कैपिटल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 2√g दैट इज 10, और टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो t, टाइम कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 500, कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, देखो 2h माइनस 1 और 2 रखोगे तो वो क्या बच जाएगा 2 ही बच जाएगा, क्या 2 - 1 2 बच जाएगा। इधर आ जाओ, इधर की तरफ √10 इंटू √10 10 इंटू 2 20, इसकी कहानी ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 500, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से कितना बेटा बच जाएगा, ध्यान से देखो 2 5 जा
10 10 to the power 3 h minus 1 minus 2 is equals to 25 जा 100 2 0 इंटू 10 to 1 ही बच जाएगा, तो h माइनस 1 1 प्लस 2 3 बाई 2, तो h की वैल्यू हो जाएगी 9/4 प्लस 1 दैट इज 13/4 13/4 कैलकुलेट कर लोगे, कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद, रुकना तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड रुकना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। फिर से सॉल्व कर देता हूँ, कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं। हाँ, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 2√h माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इधर मिल जाएगा माइनस √10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू √10, डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइम 500 तक, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा h माइनस 1, यहाँ से मिल जाएगा बेटा, क्वेश्चन रुकना तो -4 500 to 500 तो -4 -3 स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर ही कर लेते हैं डायरेक्टली, ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर कर लोगे तो इधर बच जाएगा 10 टू द पावर 1 10 बाई 3, स्क्वायर कर लोगे तो h माइनस 1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, माइनस साइन कैंसिल, 500 इंटू 500 इंटू 10 माइनस 3, स्क्वायर करोगे तो 10 टू दी पावर -6, बिल्कुल सही। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो h इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 प्लस 25 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो 1.25 मीटर h की वैल्यू ये आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पूछ रखा है, द डिफरेंस इन द कैपेसिटेंस। अब देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस इन कैपेसिटेंस देखते हैं। सबसे पहले देखो ये रहा प्लेट M1, ये रहा प्लेट M1, ये रहा प्लेट M2, यहाँ पर एक चैम्बर और दूसरा चैम्बर ये, तो क्या ये कुछ ऐसी कहानी दिख रही है कि डाई इलेक्ट्रिक आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर बात करूं तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में गिवन है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 15, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 1, है ना। तो एट t इक्वल्स टू 0 कहानी क्या होगी, इसमें पूरा वाटर फील्ड होगा, इसके अंदर कुछ भी फील्ड नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं कि एट t इक्वल्स टू 0 C इक्विवेलेंट में लिखना चाहूं तो क्या ये दोनों तुमको पैरेलल में दिख रहे हैं? अगर पैरेलल में दिख रहे हैं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। आ रहे हैं दोनों का करेंगे। पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले का बेटा पूरे विड्थ में यही डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, तो लेंथ कितना टोटल 2, और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 15। इसके अंदर अगर बात करूं तो कोई भी, मतलब ये वाला डाइलेक्ट्रिक का कोई भी हाइट नहीं है। फिर आ जाइए, ये दोनों अगर पैरेलल में तो सिंपली ऐड हो जाएगा। सिंपली अगर मैं ऐड करूं तो एप्सिलॉन नॉट एरिया दोनों का सेम ही है, अपॉन अगर मैं बात करूं 2 और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी 1, और दूसरा कोई प्रेजेंट ही नहीं है, दूसरा प्रेजेंट रहता तब तो यहाँ पर आता। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से सॉल्व करोगे
तो बेटा मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए 15 ऊपर चला जाएगा बाई 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 दैट इज 16 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 दैट इज 8 एप्सिलॉन नॉट ए, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। कैसे गिवन है वो बताता हूँ। हाँ, और एरिया की वैल्यू कितनी है? और सॉरी विड्थ कितना है? 1 मीटर गिवन है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ 8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में देखो मुझसे पूछ रखा है, वैल्यू जो पूछ रखा है दैट इज 8 माइनस एन एप्सिलॉन नॉट का, तो 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन ही पूछ रखा है। मतलब अगर मैं सेकंड सॉरी दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 8 माइनस एन एप्सिलॉन नॉट, तो किसी भी पहले वाले का कितना आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरे वाले का कितना आएगा एन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले का निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा क्या, दैट इज एट टी इक्वल्स टू 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड की बेटा मैं बात करूं तो 500 में h की वैल्यू कितनी आई थी 1.25, मतलब 1.25 तक तो कौन सा परमिएटिविटी वाला 15, और बाकी में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या। तो अगर मैं उस मोमेंट पर बात करूं तो उस मोमेंट पर बेटा कितना बचेगा, अगर उसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब देखो 1.25 हाइट में कौन सी परमिटिविटी है 15, तो बचा कितना 0.75 और उसमें कितनी है 1। फिर आ जाइए दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए लिखोगे तो यहाँ पर बेटा d की वैल्यू इधर कितनी नीचे आई है 0.75, तो इधर भी कितनी ऊपर जाएगी 0.75, मतलब 0.75 तक अब कितनी है 15 वाली, और बचा कितना 1.2, इसमें कितनी है 1 वाली। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट बाई 9 प्लस, इसको सॉल्व कर लोगे तो 20 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 25। तो फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 264, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 264 अपॉन 45 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आइए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या कहते हैं, मुझे किसी न्यूमेरिकल के डिजिट में आंसर लिखना है, तो न्यूमेरिकल डिजिट के अंदर सॉल्व करने के लिए इसका आंसर एक बार मैं वेरीफाई, मतलब आंसर की तो आया नहीं है, तो भी एक बार देख लूँ। इसी को फर्दर सॉल्व करते चलो, आंसर खुद ब खुद मैच हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे की तरफ 2 0 5 25 0, फर्दर सॉल्व किया 5 5 जा 60 5 12, इसको हो रहा है 2 0 5 15 20 3 4, तो इधर की तरफ क्या मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 1/12 प्लस 3/4। इधर सॉल्व कर लोगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 15 5 15 100 5 20 ज़बर 0 5 25 20 5 5 जा 5 4 जा, तो इधर बच जाएगा 1/20 प्लस 5/4। सॉल्व कर लोगे तो इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 प्लस 3 5, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 5। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लोगे तो 20 चला गया ऊपर और नीचे बच जाएगा 1 प्लस 25 26, तो 4/5 बचेगा ना 1,
25 बिल्कुल सही है। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ए की वैल्यू 1 रख दोगे, ए की वैल्यू 1 रख दोगे। अब इसको सॉल्व करते चलिए। इसको सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा 1.97 एप्सिलॉन नॉट। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1.97। आपको सिंपली ध्यान ये रखना था कि कितने हाइट तक कौन सी रिलेटिव परमिएबिलिटी रहेगी। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वो बॉल आकर के इससे टकराएगा, जब ये इससे आकर के टकराए, एक सेकंड, थोड़ा ये भी कैलकुलेशन वाली चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, ये आया, इससे टकराया और इधर की तरफ चला गया। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट वो हिंज है तो क्या इस पॉइंट के अबाउट मैं बोल सकता हूँ हमारी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी? कंजर्व। तो अगर मैं बोलूँ कि जब वो इनिशियली चलता हुआ इधर की तरफ आ रहा था तो यहाँ से जो उसकी दूरी बच जाएगी दैट इज़ r प्लस आर कॉस 45। तो क्या p इनिशियल अगर मैं लिखना चाहूँ, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल एंगुलर मोमेंटम, l इनिशियल लिख दो, l इनिशियल इक्वल्स टू l फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम देखो कितना है, स्पीड कितनी है, पहले कितने से आ रहा था? 100 से, और मास कितनी है? 1 kg। तो इनिशियल मोमेंटम इधर की तरह mv कितना होगा? 1 इंटू 100। और यहाँ से दूरी अगर मैं लिखूँगा तो इंटू r इंटू 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। फाइनली मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके पास होगा? देखो ध्यान से, एम वी क्रॉस आर, ये भी किधर आ रहा है? अंदर की तरफ, और ये भी ऐसे घूमा तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ, और फाइनली वो किधर की तरफ गया? इधर की तरफ। तो अगेन वी क्रॉस आर करोगे तो भी किधर आ रहा है? अंदर की तरफ ही आ रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद बेटा एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, और फाइनली वो इधर की तरफ जाने लगा तो अब दूरी कितनी बचेगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी ही बचेगी, प्लस गया कितने से? 90, और मास कितना है? 1, और ये दूरी अगर ध्यान से देखोगे तो कितना बच जाएगा? r साइन 45। क्लियर है? अब मुझसे क्या पूछा गया? द मैक्सिमम चेंज इन द हाइट। मैक्सिमम चेंज इन द हाइट अगर पूछा गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्क डन बाई द ग्रेविटी दैट इज माइनस एम जी इंटू डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू गेन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो मुझे सिंपली किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा एच के लिए चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए, और आई की वैल्यू आ जाओ। ये क्या है? डिस्क है। तो डिस्क का बेटा इसके अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू ये दूरी कितना? आर स्क्वायर, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। आप कुछ नहीं, सॉल्व करते चलो। 1 इंटू 100, आर की वैल्यू 0.2, 1 प्लस कॉस 45 1/√2 इज इक्वल्स टू आई 3/2 मास 1 इंटू आर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 प्लस 90 इंटू आर की वैल्यू 0.2, साइन की वैल्यू 1/√2। ये हो गया आई, और इधर की तरफ क्या बच जाएगा? ओमेगा। तो यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मिल जाएगा? 20√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0.1 0.1 इंटू 0.2 0.3 इंटू 0.2 0.06 ओमेगा प्लस 9 to 18/√2। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ, इसको उधर माइनस कर दो तो 0.06 ओमेगा इज इक्वल्स टू 20√2 प्लस 1
बाई रूट टू माइनस 18 बाई रूट टू। अब 20 रूट टू तो एज इट इज़ रह जाएगा, 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 2 बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 0.06 ओमेगा। अब इसमें से सॉल्व कर लोगे तो इधर से 2 पूरे में से कैंसिल आउट कर दो तो बच जाएगा 10 रूट टू, 10 रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 0.03 ओमेगा। यहाँ तक आई ये बात समझ। तो अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। तो हाफ आई की वैल्यू 3/2 इंटू मास 1 आर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2, इसका स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा 10 रूट टू प्लस 1 अपॉन 0.03 रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन मास 1 इंटू 10। अब देखो यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, 0.1 0.1 तो 0.03 ऊपर हो गया इंटू 10 रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बच जाएगा ये वाला 10 इंटू 0.03 इंटू 0.03 इंटू 2। 1.03 से 1.30 कैंसिल हो गया, नीचे की तरफ बचा 0.3 10 रूट टू प्लस 1 अपॉन 0.3 इंटू 2 0.6। अब 10 रूट टू की वैल्यू की बात करूं तो सबकी वैल्यू उठा करके रख दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी तुमको, एक सेकेंड मेरे पास कैलकुलेशन शायद था, 0.15 मीटर। होपफुली समझ आया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट में बोला गया अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बोला गया तो इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन। इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। होपफुली हो जाएगा, क्या बता दूं, बता ही देता हूँ। चलिए इनिशियली कितना था, हाफ इंटू एम इंटू वी कितना है 100 स्क्वायर माइनस इनिशियल, फाइनल कितना बच जाएगा, हाफ एम इंटू इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी 90 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सभी की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा 17.5। सबको सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा 17.5। तो देख रहे हो कैसा कैलकुलेटिव पेपर था, होपफुली समझ आया होगा। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि जैसा भी टफ क्वेश्चन क्लास में अटेम्प्ट करवाया जाए तो उसको भी अटेम्प्ट करना है। थैंक यू। चलिए।